पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग के लिए इस तरह की स्टेटमेंट कहें और जिस संविधान पर आज सवाल खड़े कर रही हैं, तो कान खोलकर सुन लीजिएगा कंगना जी की आज उसी संविधान की वजह से आप इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में आरटीआई लगाकर उसे पता कर लीजिए कि हाँ वास्तव में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी को आरक्षण दिया गया है, क्या वर्तमान समय में जितनी सीटें आरक्षित हैं वो भरी हुई है या किसी भी बात को कहने से पहले आप उसका अध्ययन करें कि वो बात किस संदर्भ में कही जा रही है, उसके पीछे आपकी मंशा क्या है। और आपने अपनी मंशा जग जाहिर कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दीजिए म्यान। लेकिन ये कहावत आज कितनी चरितार्थ हो रही है। इसी के साथ साथियों मैं आपको एक कहावत से और रूबरू कराना चाहूंगी। आपने सुना होगा कि जाति जाति नहीं। जी हाँ, दोनों कहावतें एक दूसरे के विपरीत हैं। एक बात करती है योग्यता की, एक बात करती है जातिवाद की। आज जातिवाद इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि आज व्यक्ति बिना जातिवाद के कोई बात करता ही नहीं है। चाहे आज हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं। साथियों आज मैं बात करूंगी कंगना रनौत की, जिसके ट्वीट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा कर रख दिया है। और तहलका ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के लोगों को आग बबूला करने पर मजबूर कर दिया है। कंगना रनौत ने संविधान पर सवाल उठाए, कंगना रनौत ने आरक्षण पर सवाल उठाए, कंगना रनौत ने जातिवाद पर सवाल उठाए। इतनी पढ़ी लिखी एक महिला, इतने स्वतंत्र विचारों की, इतनी खुली सोच की और बॉलीवुड में काम करने वाली महिला अगर इस तरह की बातें करती है तो साथियों कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि आखिर ये बातें आ क्या रही हैं। तो कंगना रनौत जी, आपसे भी कुछ सवाल जरूर बनते हैं कि आप महिला हैं और महिला होने के नाते आप इस तरह से संविधान पर सवाल उठाती हैं, आरक्षण पर सवाल उठाती हैं और जातिवाद को लेकर आपने जो टिप्पणी की है आप उससे भली भांति परिचित हैं। लेकिन आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने बात करी आरक्षण की, तो आप कौन से आरक्षण की बात कर रही हैं? ये बताइए मुझे, आज कितना % आरक्षण SC ST OBC और माइनॉरिटी को मिल रहा है? जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं वो आरक्षण तो शायद दूर दूर तक मिलना तो बहुत दूर की बात है, शायद देखने या सुनने तक को नहीं मिलता है। और आपने एक बात और कही कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है उसी की वजह से जो देश में जाति व्यवस्था बनी हुई है, तो इस आरक्षण को संविधान से खत्म कर देना चाहिए, तो देश से जातिवाद भी खत्म हो जाएगा। आपने बात करी मॉडर्न इंडिया की कि मॉडर्न इंडिया में आज जातिवाद नहीं है, अगर जातिवाद देखने को मिलता है तो कहीं थोड़ा बहुत गांव में मिलता है। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, आप एक बार दिल्ली में आकर देखिए और दिल्ली में भ्रमण कीजिए। और दिल्ली में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे और भी छोटे छोटे शहर हैं, आप उनमें जाकर चर्चा कीजिए, बात करिए और लोगों से मिलिए और आपको पता चलेगा कि जातिवाद आज भारत की राजधानी में भी कितनी बुरी तरह से समाया हुआ है। और आप बात करती हैं कि भारत में जातिवाद है ही नहीं, और आप दूर क्यों जाती है? आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री में ही उठाकर देख लीजिए, जिस आरक्षण को लेकर आप बात करिए, क्योंकि आप बात करिए उस आरक्षण की जो जातीय आधार पर है, लेकिन बॉलीवुड में जो आरक्षण है वो आपसे छुपा नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रही, आपने बात करी भाई भतीजावाद की, आपने बात करी वंशवाद की, तो खुशी हुई थी कि आप जैसी जागरूक महिलाएं जो खुलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रही हैं। लेकिन आपके इस तरह के ट्वीट ने कहीं ना कहीं मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आपकी मानसिक सोच इतनी गिरी हुई हो सकती है कि आप पर्टिकुलर किसी विशेष वर्ग के लिए इस तरह की स्टेटमेंट कहें और जिस संविधान पर आप सवाल खड़े कर रही हैं, तो कान खोलकर सुन लीजिएगा कंगना जी की आज उसी संविधान की वजह से आप इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर पा रही हैं, आप अपने विचारों की जो अभिव्यक्ति कर पा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के द्वारा कर पा रही हैं। अच्छी तरह से जानती है कि जो आपके ग्रंथ हैं उसमें महिलाओं को कितनी आजादी दी गई है, किस आधार पे दी गई है और कहां तक दी गई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। लेकिन आप लोग मनुस्मृति पढ़ते नहीं हो और आप लोग संविधान भी नहीं पढ़ते हो, क्योंकि जिस दिन आप मनुस्मृति को पढ़ लेंगे और संविधान को पढ़ लेंगे आपको इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। लेकिन बात है पढ़ने की, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो है नहीं, सिर्फ मुंह खोलकर ही अपनी उंगलियों के द्वारा सोशल मीडिया पर बैठकर ट्वीट कर देते हैं। उस ट्वीट का क्या मतलब है, किस संदर्भ में कह रहे हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ आप सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए
इस हद तक आ सकती है मैंने कभी शायद सोचा भी नहीं था, क्योंकि आपको मैं एक जागरूक महिला के तहत देख रही थी। क्योंकि सुशांत जो सुसाइड केस हुआ उसमें आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए और आपने एक जो भाई भतीजावाद या परिवार या वंशवाद को लेकर जिस तरह से बॉलीवुड को टारगेट किया बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने टारगेट उसको सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप वहां पर स्थित है और आपके जो हक अधिकार और राइट्स वहां पर छिन रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि जिसको पीड़ा होती है आवाज वही उठाता है, और एक कहावत भी कही गई है इसमें कि जिसके पैर ना फटे विवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो कंगना जी यही कहावत आप पर भी आज फिट बैठती है, क्योंकि जब बॉलीवुड में आपके साथ में भेदभाव हुआ या अन्य कलाकारों के साथ में भेदभाव हुआ या आपको वहां पर छोटा या नीचा दिखाया गया, आपने वहां पर धड़ल्ले से सवाल खड़े किए, धड़ल्ले से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। लेकिन जब यही हक अधिकार हम जैसे लोग उठाते हैं या हमारे लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित है संविधान में, तो आप लोगों को इतनी जलन क्यों होती है? आपने एक बात कही, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आरक्षण की बात करने वाले लोग अगर महिला आरक्षण पर भी बात करें तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात बिल्कुल जायज है कि आरक्षण का विरोध करने वाले लोग या आरक्षण पर बात करने वाले लोग महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपने संविधान पर किस आधार पर उंगली उठाई? क्योंकि संविधान के माध्यम से आपने न केवल शिक्षा ली, न केवल अच्छी अच्छी डिग्रियां ली, न केवल अपना कैरियर बनाने के लिए आप बॉलीवुड में उतरे, क्योंकि संविधान के माध्यम से ही आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाए और अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी पाए, अपनी पसंद के कपड़े पहन पाए, अपनी पसंद से आपका घूमना फिरना, खाना पीना और अपनी पसंद के अनुसार हर उस व्यवसाय को करना जिसमें आपको सुविधा होती हो। आप वो सारे काम जो आज कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के माध्यम से करें। लेकिन आपने उसी संविधान पर आज उंगली उठाने की बात की है और आप बात करती हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली और मैं क्षत्रिय परिवार से हूं, मैं ठाकुर हूं। तो मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ एक क्षत्रिय परिवार से होना ही काफी है? क्या अपने आप को ठाकुर कह देना ही काफी है? लेकिन आपकी जो मानवीय सोच है वो कहीं भी मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आई। और जिस करुणा मैत्री भाईचारे की हम बात करते हैं, जिस इंसानियत की बात करते हैं, वो इंसानियत भी मुझे आप में नजर नहीं आई। आपने चंद दिनों पहले कुछ सवाल उठाए, वो सवाल सिर्फ आपके अपने हितों तक ही सुनिश्चित थे क्योंकि आपके हक अधिकार छिन रहे थे। लेकिन जब वहीं हम दूसरे वर्ग को देखते हैं तो आप मुंह फाड़कर ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि कहीं ना कहीं उससे जो अन्य समाज है, अन्य वर्ग है, उसको किस तरह से उस पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है। जो हमारी पीड़ा है शायद आप उससे भली भांति परिचित भी नहीं होंगे, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब का जो संघर्ष, समर्पण, बलिदान रहा, खासकर इस भारत देश की महिलाओं की बात करूंगी क्योंकि आप भी एक महिला वर्ग से आती है और महिला वर्ग से आने के नाते मैं आप से निवेदन करती हूं कि आप एक बार संविधान को जरूर पढ़िए और संविधान में जो आपके लिए हक अधिकार सुनिश्चित करे गए हैं, आपके जो अधिकार हैं और आपको क्या क्या अधिकार मिले गए हैं, और खासकर हिंदू कोड बिल, जिस हिंदू कोड बिल में आपको हर वो अधिकार सुनिश्चित किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, जिस अधिकार के मार्फत आप आज इतनी स्वतंत्र, इतनी आजादी और इतनी खुली हवा में सांस ले पा रही हैं, तो एक बार जरूर उसका अध्ययन कीजिए। और आप इतनी ही समानतावादी दृष्टिकोण की महिला है तो मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि आपकी समानता या आपका समानतावादी दृष्टिकोण मुझे तभी नजर आएगा आप एक ठाकुर परिवार से, तो मैं चाहूंगी कि आप अन्य किसी वर्ग के पुरुष से शादी करके दिखाएं और देश में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें, क्योंकि आप बॉलीवुड से आती है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने किया है। लेकिन मैं सवाल आप पर खड़ा कर रही हूँ क्योंकि सवाल आपने खुद खड़ा किया है अपने ऊपर, तो इसलिए आप इस सवाल का जो समाधान करेंगी, समानता स्थापित करने के लिए भाषणबाजी नहीं बल्कि व्यवहारिकता होनी चाहिए। और आपके व्यवहार में कितने समानता है वो आपने साफ साफ दिखा दिया है कि आप कितनी समानतावादी दृष्टिकोण की महिला हैं और कितना देश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। मैं ये कहूंगी कि आप तब आवाज उठाती है जब खुद आप कहीं ना कहीं उस अत्याचार, उस शोषण का शिकार होती हैं। उससे पहले तो आप सिर्फ स्टेटमेंट दे सकते हो और जिस तरह की स्टेटमेंट दी है आपने वो किसी से छुपी नहीं है। आपने आरक्षण की बात की, हमें भी आरक्षण का कोई शौक नहीं है और आरक्षण कितने आधार और कितने परसेंटेज में मिल रहा है ये भी एक बार आप अध्ययन कर लीजिएगा और एक बार एक आरटीआई लगाकर उससे पता कर लीजिए कि हाँ वास्तव में जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को आरक्षण दिया गया है, क्या वर्तमान समय में जितनी सीटें आरक्षित हैं वो भरी हुई हैं या खाली पड़ी हुई हैं। तब आप बात करना आरक्षण की।
और आपने जाति व्यवस्था को भी लेकर जो बात की कि आज देश में जाति पाति नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जिसकी बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही और जिनको पूरे भारत देश में नहीं बल्कि मैं कहूंगी विश्व में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, उस महान लेडी को भी आज लोग जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं। तो आप किस आधार पर कह सकती हैं कि आज देश में जातिवाद व्यवस्था नहीं है? वही दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी अखिलेश यादव का। जब अखिलेश यादव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए तो आपको भी पता है और सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से कार्यालय को पवित्र कराने के लिए गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाया गया था। तो आप देख सकते हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोग बहन जी को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं, अखिलेश को टूटी चोर कहते हैं और लालू प्रसाद को चारा चोर कहते हैं, तो एक बात बताइए, मोदी जी को कितना राइफल चोर आज कहते हैं? तो ये चीजें कहीं ना कहीं जातिवाद की द्योतक है, क्योंकि लोगों के मन में जो जातिवाद आज बसा पड़ा है। भले आज हम कहने के लिए कह दे कि जातिवाद नहीं है, आज समानता है, तो आप कौन से मॉडर्न इंडिया की बात करें, मेरी तो समझ से परे है। मुझे नहीं पता कि आप कौन से मॉडर्न इंडिया में रह रही हैं, जिस इंडिया की आप बात कर रही हैं कि आज मॉडर्न इंडिया में कहीं भी जातिवाद नहीं है। कंगना जी जो आपने स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट आपकी वास्तव में बेतुकी और बेबुनियाद स्टेटमेंट है। इसलिए मैं भविष्य में आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से बचें, क्योंकि पहले किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी बात को कहने से पहले आप उसका अध्ययन करें कि वो बात किस संदर्भ में कही जा रही है, उसके पीछे आपकी मंशा क्या है। और आपने अपनी मंशा जग जाहिर कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बार मैं फिर आपसे आग्रह करूंगी कि आपने जो स्टेटमेंट दी है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा देश का तबका है उसकी भावनाओं को आहत करने का काम किया है। जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पर आकर ट्वीट किया है, तो एक आग्रह मैं आपसे ये भी करूंगी कि आप एक क्षमा मांगते हुए इस तरह का ट्वीट करें कि जो मैंने कहा है वो मैंने नादानी में कहा है, वो मेरा बचपना है और जो भी शब्द कहे हैं मैं उसको वापस लेती हूँ। और आगे से मैं जो भारत देश के महान पुरुष है, खासकर मैं बात करूंगी यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, क्योंकि जिनके संविधान के माध्यम से आज आप बॉलीवुड में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में विश्व में अपनी एक खास पहचान बनाए हुए हैं, उनका अध्ययन जरूर करें और भविष्य में कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 100 बार सोचें। और मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से भी आग्रह करूंगी कि इस तरह की बचकानी हरकतों में हमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि साथियों हमारा समय बहुत ही कीमती है और इस समय को हमें सही दिशा में लगाकर सही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से